सास की हुक्का पीने वाली बहू। रात का समय होता है। एक क्लब के अंदर कुछ लड़कियां बैठकर मजे से हुक्का पी रही होती हैं। अरे यार प्राची, और कब तक यहाँ हुक्का बार में बैठी रहेगी। अरे चल घर चलते हैं, नहीं गए तो बहुत पिटाई हो जाएगी आज हमारी। हाँ प्राची, तेरी वजह से हमें पिछली बार भी बहुत सुनने को मिला था, लेकिन अब और नहीं। अरे तुम दोनों क्यों इतनी चैं चैं कर रही हो? इस रंगीन रात का मजा उठाओ और मौज करो। ये हुक्का भी कितनी मस्त चीज है यार, मन करता है पीती जाऊं और बिल्कुल ना रुकूं। चल प्राची, छल्ले बनाते हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो बनाते हैं छल्ले। देखते ही देखते वो सभी लड़कियां छल्ले बनाने लगती हैं। लेकिन तभी एक औरत पीछे से आकर प्राची के बाल पकड़ लेती है और अपनी चप्पल निकालकर उसे मारना शुरू कर देती है। अरे करम जली मनहूस, इस दिन के लिए तुझे मैंने पैदा किया था ताकि तू इस क्लब में आकर हुक्का पीती रहे और मैं आधी रात के समय तेरे घर आने का इंतजार करती रहूं। माँ छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, माँ छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं छोड़ूंगी तुझे। आज तो मैं तुझे इतना मारूंगी कि फिर कभी इस हुक्का बार में आने की हिम्मत नहीं होगी तेरी, समझी तू? माँ आखिरी मौका दे दो इस बार, आज के बाद फिर कभी भी हुक्का नहीं पीऊंगी। आप जो कहोगे वही करूंगी, मैं वादा करती हूँ। प्राची की ये हालत देखकर उसकी सभी सहेलियां वहां से भाग जाती हैं। जिसके बाद प्राची की माँ उसे अपने साथ ले जाती है और अगले दिन सवेरे होते ही प्राची के पास आकर कहती है, ये लो प्राची, इन कपड़ों को पहनकर आधे घंटे में तैयार हो जाओ, आज तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं। माँ आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं अभी शादी कैसे कर सकती हूँ? अभी मेरी उम्र ही क्या है, जरा मेरे बारे में तो सोचो। बस मैंने अब सोच लिया है, मैं तुम्हारी शादी कर रही हूँ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मेहमान आते ही होंगे। प्राची को न चाहते हुए भी अपनी माँ की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद वो रेडी होकर नीचे आ जाती है, जहाँ उसकी होने वाली सास मीना उसके देखते ही कहती है, अरे वाह रानी बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। आओ बेटी, मेरे पास आकर बैठो। मीना कुछ देर प्राची से बात करती है, जिसके बाद वो रिश्ता पक्का करके वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों में प्राची की शादी राजीव से हो जाती है। वो अपने घर से विदा होकर राजीव के घर आ जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा खासा चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद प्राची रात को अचानक से उठ जाती है। अरे यार, बस अब हद हो गई है, अब मुझसे और नहीं रहा जाता। जब तक 2 कस हुक्के के ना मार लूं, मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन यहाँ तो हुक्का ही नहीं है। प्राची नींद से उठकर किचन में जाती है। क्यों ना मैं अपना फ्लेवर वाला हुक्का खुद ही बना लूं? ऐसा सोचकर प्राची रसोई से कुछ सामान इकट्ठा करके अपने घर की छत पर ले जाती है और वहां बैठकर आराम से अपना हुक्का बनाती है और उसके कश मार मार कर हुक्के का आनंद उठाती है। हाय क्या जिंदगी थी मेरी, जब मैं हुक्का पिया करती थी और मेरी सभी सहेलियां मेरे साथ हुआ करती थी। प्राची अपने हुक्के वाले दिनों को याद कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ राजीव नींद से जाग जाता है और अपने बिस्तर पर अपनी पत्नी प्राची को न देखकर घबरा जाता है। अरे ये प्राची कहाँ गई? वो उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो सबसे पहले रसोई में जाता है और उसके बाद गार्डन में। अरे ये प्राची कहाँ गई इतनी रात को? कहीं छत पर तो नहीं है? क्या पता खुली हवा खाने के लिए चली गई हो, एक बार देख कर आता हूँ। राजीव उसे छत पर देखने के लिए चला जाता है, जहाँ उसे प्राची नजर ही नहीं आती। जब वो वापस अपने कमरे में पहुंचता है तो बिस्तर पर प्राची को सोता हुआ देख हैरान रह जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? प्राची तो कमरे में ही है और सो भी रही है। बेचारा राजीव परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो चुपचाप से सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, प्राची नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा रही होती है, जिसे देखते ही राजीव उससे कहता है, अरे प्राची, क्या तुम रात के समय नींद से उठकर कहीं गई थी क्या? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो पता ही है मैं दिन भर काम करके कितना थक जाती हूँ। एक बार सोने के बाद पता ही नहीं चलता कि कौन सी दुनिया में पहुँच गई। ये सुनने के बाद राजीव अपने मन में सोचता है, लगता है मुझे ही नींद में होश नहीं था, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। वहीं प्राची भी अपने मन में सोचती है, ओहो, बाल बाल बच गई। अगर रात को मैंने छत से राजीव जी को गार्डन में देखा नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसा सोचकर वो अपना काम करने लगती है, जिसके बाद राजीव ऑफिस के लिए निकल जाता है और तभी प्राची की सास मीना उसे अपने कमरे में बुलाती है।
अरे बहू, कहाँ है तू? जल्दी यहाँ आ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे अब इस बुढ़िया को क्या हुआ? कहीं इसने मुझे रात को हुक्का पीते हुए तो नहीं देख लिया? अरे बहू, जिंदा है ना? क्या तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही? आई माँ जी। जैसे ही प्राची अपनी सास के कमरे में जाती है, उसकी सास कई सारे गहने लेकर बैठी होती है। अरे माँ जी, ये क्या? कहीं आपने गहने बेचने का काम तो नहीं शुरू कर दिया? अरे नहीं बहू, ये तो हमारे खानदानी जेवर हैं। ये ले, अब तू इस घर की बहू है, इसलिए अब से ये गहने जेवर तेरे हुए। इतने सारे गहने देखकर प्राची बहुत खुश होती है। तभी उसकी सास मीना कहती है, बहू, आज रात तुम दोनों की शादी का जश्न है। मैंने हमारे सभी मेहमानों को बुलाया है। इन जेवर के साथ अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। प्राची बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद रात होते ही वो गहने और कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। जश्न में सभी मेहमान होते हैं, यहाँ तक कि कुछ मेहमानों के लिए जश्न में हुक्का भी मंगवाया होता है। हुक्के को देखकर प्राची अपने मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? क्या सच में इस जश्न में हुक्का भी मंगवाया गया है? लेकिन मैं तो ये हुक्का पी ही नहीं सकती। अब क्या करूँ? मुझे हुक्का पीने का मन कर रहा है। प्राची बार बार हुक्का पीने वालों के पास जाती है और हुक्के की खुशबू सूंघ कर रह जाती है। प्राची का हुक्का पीने का बहुत मन करता है, लेकिन वो हुक्का पी नहीं पाती, जिसकी वजह से वो चुपचाप किसी तरह एक हुक्के का सामान छुपाकर छत पर ले जाती है और छत पर हुक्का पीने लगती है। अरे वाह, क्या बात है! इस हुक्के को पीकर तो मजा ही आ गया। तभी उसकी सास मीना छत पर हुक्का लेकर पहुंच जाती है, जिसके बाद मीना प्राची को हुक्का पीते हुए देख उससे कहती है, अरे बहू, तू यहाँ छत पर क्या कर रही है? और तू हुक्का भी पीती है? वो माँ जी, बस यूं ही। बस मैं तो ताजी हवा खाने के लिए आई थी यहाँ। डर मत बहू, तू सच बोल, क्योंकि मैंने तुझे हुक्का पीते हुए देख लिया था। वैसे मैं भी यहाँ हुक्का पीने आई हूँ। मेरी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी थी, लेकिन ये हुक्का पीने की आदत छूट ही नहीं पाई, इसलिए छुप छुप कर यहाँ पी लेती हूँ। दोनों सास बहू का एक जैसा हाल था। उस दिन के बाद दोनों सास बहू छुप छुप कर हुक्का पीती रहती हैं। अब प्राची अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है। काली बहू वर्सेस गोरी सौतन। ओसारे में बैठा बिरजू खुद से बातें कर रहा था। बिरजू, तू किसी काम का नहीं। पैसे की तंगी के चलते ना तू 5 साल पहले अपनी पत्नी को बचा सका, न ही अपनी बेटी सलोनी का ब्याह रचा पा रहा है। बापू, यहाँ अकेले में बैठे हुए क्या बुदबुदा रहे हैं आप? अरे अपनी बाप की बेबसी से तू बखूबी वाकिफ है बेटी। तेरी उम्र की सभी लड़कियों का ब्याह हो गया, जाने कितनी तो बाल बच्चेदार हो चुकी हैं। तेरी बदकिस्मती है बेटी जो तू गरीब के घर जन्मी है। पिताजी, आप खुद को क्यों कोसते हैं? सारा दोष तो मेरे काले भद्दे रंग रूप का है, जिसके चलते कोई भी मुझको अपनी बहू नहीं बनाना चाहता है। बिलासपुर गांव में रहने वाला बिरजू पेशे से एक लकड़हारा था, जो सलोनी के संग रहता था। सलोनी का पक्का रंग हमेशा उसकी ब्याह में सैकड़ों बाधाओं को बढ़ाता था। एक रोज लीला और रमेश उनके घर आते हैं। बिरजू अपनी हैसियत से बढ़कर उनका स्वागत सत्कार करता है। आइए विराजिए बहन जी, कोई यहाँ तक आने में कोई तकल्लुफ तो नहीं हुई? अरे रे रे, पूछिए मत। एक तो आपके गांव की कच्ची सड़कें, हमारी कार का तो सत्यानाश हो गया। अरे हाल ही में पूरे 15 लाख की ली है। सलोनी आगे आकर सभी को चाय नाश्ता परोसती है और बिरजू कहता है, बताइए बहन जी, क्या सोचा आपने? रिश्ता मंजूर है, मगर बदले में 10 लाख दहेज, 4 चक्के की गाड़ी और घर का साज सामान तो आज के दौर में सब देते ही हैं। बस यही मांग है हमारी। अरे मगर दहेज का इतना दाम मैं गरीब बाप कहाँ से बंदोबस्त करूँगा? देखो भाई साहब, आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं है। फिर अगर मैं इस काली लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी तो बदले में कुछ तो चाहूंगी, और फिर मेरा बेटा ठहरा इकलौता। बहू बनने के बाद सब कुछ आपकी बेटी का ही तो होगा। ठीक है बहन जी, मुझे शर्त मंजूर है। सलोनी के ब्याह के लिए बिरजू अपना बसेरा बेचकर कई लोगों से कर्ज लेकर बेटी के ब्याह का दाम दहेज जोड़ लेता है, मगर उस बाप के कंधे कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है सलोनी के जीवन का नया सफर। ससुराल की चौखट पर लीला बेमन से उसका स्वागत करती है। बहू अपने काले कदमों से कलश को गिराकर भीतर आ जा। दुल्हन के जोड़े में सजी सलोनी सुहाग की सेज पर बैठी रमेश के आने की राह ताक रही थी।
तभी रमेश भीतर कहता है, अरे ओ काली कलूटी, मेरे बिस्तर पर बैठने की तेरी मजाल कैसे हुई? अजी ये क्या कह रहे हैं आप? अग्नि के साथ फेरे लेकर हम दोनों पति पत्नी के बंधन में बंधे हैं। बंद कर अपनी ये बकैती, अमावस की काली रात कहीं की। एक बात गौर से सुन ले, ये शादी सिर्फ मेरे लिए बोझ है। तो जैसी कुरूपा को कभी भी मेरी पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं होगा, समझी? रमेश सलोनी पर अपनी भड़ास निकालकर पांव पटकते हुए कमरे से बाहर चल देता है। सलोनी रोती बिलखती हुई कहती है, कभी सोचा ना था कि मेरा ये काला रंग मेरी शादीशुदा जिंदगी के शुरुआत के खातिर श्राप बन जाएगा। अगली सुबह रमेश सलोनी को सुनाकर कहता है, माँ, मैं शहर जा रहा हूँ, मेरे काम का तबादला हो गया है, मैं 6 महीने बाद लौटूंगा। ये कहकर रमेश शहर चला जाता है, जहाँ कंपनी में उसकी मुलाकात काया से होती है, जो उसके गोरे सुंदर रंग को देखकर रमेश उसके रूप का बखान करता है। गोरा दूधिया चेहरा, पतली कमर, तिरछी नजर, नागिन सी चाल, कौन है ये भला? नाम पूछने के लिए बात तो बढ़ानी पड़ेगी। रमेश आकर कहता है, हेलो मोहतरमा, मेरा नाम रमेश है। आज से तुम्हारी ज्वाइनिंग है, राइट रमेश? जी हाँ, आपने सही पहचाना। पहले ही दिन दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर दोस्ताना दिल्लगी में बदल जाती है। उनका प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि रमेश महीने भर के भीतर ही काया से शादी करके घर लौट आता है। रमेश के साथ काया को देखकर सलोनी स्तब्ध रह जाती है। लौट आया मेरे लाल। रमेश बेटा, कौन है ये अप्सरा? माँ, मेरी पत्नी और आपकी बहू काया है ये सुनकर सलोनी का मन टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू की बौछार बरसने लगती है। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? आपकी पत्नी मैं हूँ। समाज के सामने आपने मेरे संग 7 फेरे लिए हैं। गुस्से में तिलमिलाकर रमेश उसे दूर फेंकते हुए कहता है, अपनी काली परछाई मुझसे और मेरी काया से दूर रखना। माँ जी, आप चुप क्यों खड़ी हैं? अरे अब इसमें मैं क्या बोलूं? अरे पति को रिझाना पत्नियों को भली भांति पता होता है। अब अगर तूने मेरे बेटे को खुश रखा होता तो क्यों लाता वो काया बहू को? माँ जी, आप भी बेटे के पक्षधारी में बोल रही हैं। धिक्कार है आप जैसी सास पर। सलोनी के स्वर सुनकर लीला उसके बाल पकड़कर उसे मारने लगती है, जिसके बाद तीनों मिलकर उस पर ताड़ने बरसते हैं। जा जाकर मर किसी गुमनाम गली में, अब यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है। जैसी चांद सी बीवी की चाहत मुझे थी, वो कमी काया ने पूरी कर दी। सलोनी के काले सूरत के चलते उसके जीवन में घोर अंधेरा छा जाता है। वह अपने पिता के पास आती है, जहाँ उसे सारा वृतांत पता चलता है। मेरे ब्याह के लिए पिताजी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। सलोनी, अब साबित कर दे कि तू अबला नहीं। सलोनी गांव में ही रहकर कुछ लोगों की मदद से वह अपनी 12वीं के बाद की पढ़ाई शुरू करती है। वह दिन भर साज श्रृंगार का सामान बेचती और जब सारा गांव शहर नींद के आगोश में होता, वह देर रात जागकर पढ़ाई करती। उसकी ये मेहनत रंग ले आई, जिससे आज वह जज के रूप में उभर कर आती है। भगवान, तूने मेरा सपना साकार कर दिया। बतौर जज बनकर आज पहली सुनवाई सुनने जा रही मुझे पर रख देना कि जज के तख्त पर बैठकर मेरे हाथों वही न्याय हो जो सही एवं सटीक हो। सलोनी काला पोश का पहरावा पहने आकर अदालत के ऊंचे तख्त पर बैठ जाती है। तभी रमेश और काया अदालत में दस्तक देते हैं। सलोनी को जज की वेशभूषा में देख तीनों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। अरे माँ, ये तो सलोनी है। आखिर ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? तो क्या जिस दंपति का आज तलाक होना निश्चित हुआ है, वो मेरी ये गोरी सौतन है? सलोनी, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं। तू ना ही किसी की बहू और ना ही ये तेरी सौतन। तू सिर्फ यहाँ की न्यायाधीश है। कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहिबा, हम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने इससे शादी रचाई। रमेश, भूलना मत, तुम ही काया के कायल हुए थे और शादी की पहल भी तुमने ही की थी। अरे जो शख्स अपनी पहली पत्नी का ना हुआ, वो मेरा क्या होगा? ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत है, आपका घर नहीं, शांति बनाए रखें। एक रिश्ते की बुनियाद सच पर टिकी होती है, मगर आप दोनों ने साथ मिलकर किसी से विश्वासघात किया। मिस्टर रमेश माथुर, पहली पत्नी के रहते आपने दूसरी शादी की, जो कि कानूनन जुर्म है। इसलिए शादी ही बेबुनियाद है तो तलाक कैसे हो सकता है? जज साहिबा, क्या सबूत है आपके पास? आप मेरे बेटे पर यूं बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकती। मिसेस लीला माथुर, सबूत आपके सामने बैठी है। तुम तीनों ने मिलकर मेरे साथ जो किया, मैं चाहूं तो अपने ओहदे का इस्तेमाल करके इसी पल छिन आप तीनों के हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां पड़वा सकती हूँ, मगर मेरे पिता की परवरिश मुझे ये करने की इजाजत नहीं देती। कोर्ट अपना फरमान सुना चुकी है। ये तलाक
रद्द किया जाता है। अंत में जाते हुए सलोनी रमेश से कहती है, अब सारी उम्र ये ब्याह तुम दोनों के खातिर बंधक बना रहेगा। मिस्टर रमेश, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपने जीते जी सौतन को नहीं सह सकती। सिर्फ इंसान की सूरत ही सब कुछ नहीं, उसकी सीरत भी मायने रखती है। भले मेरी सौतन गोरी और मैं काली हूं, मगर मेरी काया हिम जितनी श्वेत है, ना कि तुम तीनों जैसी कपटी। सलोनी की सच बोली सारी उम्र रमेश को कुरेदने का काम करती है। सच है साथियों, एक समय के बाद रूप का आकर्षण तो समाप्त हो जाता है, मगर व्यक्तिगत छवि अपने पीछे गहरी छाप छोड़ जाती है। जादुई विशाल सोने का चूहा घर। सुंदरपुर गांव में मीना अपनी मां सुष्मिता और अपनी छोटी बहन राधा के साथ रहती थी। मीना के पिता का देहांत 4 साल पहले हो चुका था। वो अपने घर का पालन पोषण टोकरियां बेचकर किया करती थी। जिस दिन उसकी टोकरी बिकती उस दिन मीना के घर में चूल्हा जलता, और जिस दिन मीना की टोकरी नहीं बिकती उस दिन मीना के घर का चूल्हा शांत पड़ा रहता। ऐसे ही एक दिन मीना अपनी मां सुष्मिता के साथ टोकरी बेचने के लिए बाजार में जाती है। माँ, आज मैं घर से भगवान की पूजा करके निकली हूँ। तुम देखना, गणेश जी हमारी सारी टोकरियां बिकवा देंगे। और आज तो राधा का बर्थडे भी है, मैं उसको एक अच्छा सा उपहार दूंगी। हाँ बेटा, गणेश जी हमारी मदद जरूर करेंगे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक ट्रक तेज रफ्तार में आ रहा होता है और सुष्मिता को ठोकर मारकर चला जाता है, जिसके बाद सुष्मिता की जान चली जाती है। ये सब मीना की आंखों के सामने हो रहा था। ये देखकर मीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और रोते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपके अलावा तो अब हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। एक तुम ही हमारा सहारा थी, और आज तुम भी हमें छोड़कर चली गई माँ। थोड़ी देर बाद मीना और राधा अपनी माँ की चिता को जला देते हैं और अपने घर में बैठे रहते हैं। मीना को रोता हुआ देख राधा बोलती है, दीदी, अब तो हमारे पास माँ भी नहीं रही। आज तो मेरा जन्मदिन था, गणेश जी ने मुझे ऐसा तोहफा क्यों दिया? हम तो उनकी इतनी पूजा करते हैं, उसके बाद भी गणेश जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी ये बात सुनकर मीना की आंखों में मानो आंसू नहीं रुक रहे थे और वो राधा को गले लगा लेती है। सुष्मिता की मौत के बाद राधा और मीना की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही थी और एक दिन उस गांव का मुखिया मीना के पास आता है और उससे बोलता है, मीना, तूने खाने के लिए मुझसे पैसे उधार लिए थे, अब मुझे नहीं पता, तू मुझे पैसे दे दे। पर मुखिया जी, मैं कहाँ से लाकर दूंगी आपको पैसे? मेरा तो अभी कोई काम नहीं चल रहा, ऊपर से मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगी? ये सब मैं नहीं जानता हूँ। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा ये घर ले लूंगा और तुझे यहाँ से धक्के मार कर निकाल दूंगा। शाम को मैं फिर वापस आऊंगा और अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। मुखिया इतना कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद मीना परेशान हो जाती है और गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर हाथ जोड़कर बोलती है, मैं पैसे कहाँ से दूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गणेश जी, मैं क्या करूं? आप मुझे ऐसे दिन क्यों दिखा रहे हो? आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है, जिसके बाद मुखिया मीना के पास आता है और उससे बोलता है, मीना, ला दे मेरे पैसे मुझे। मीना उसकी बातों का जवाब नहीं देती और गर्दन झुकाए खड़ी रहती है। उसकी गर्दन झुकी हुई देखकर मुखिया समझ जाता है कि उसके पास पैसे नहीं है और मुखिया मीना और मीना की बहन को धक्का मार के उसके घर से निकाल देता है। बेचारी मीना और राधा अब घर से बेघर हो जाते हैं। दोनों बहनें रोते हुए अपने घर के पीछे वाले गार्डन में पहुंच जाते हैं। दीदी, अब हम कहाँ पर रहने के लिए जाएंगे? हमारे पास ना तो घर है और ना ठिकाना। हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है। तू चिंता मत कर राधा, गणेश जी हमारी मदद जरूर करेंगे। अरे राधा, हम तो अपने गणेश जी की मूर्ति को अपने साथ रखना ही भूल गए। दीदी, तुम चिंता मत करो, गणेश जी की मूर्ति मैं अपने साथ लेकर आई हुई हूँ। वो दोनों बहनें गणेश जी की मूर्ति को सामने रखते हैं, जिसके बाद मीना और राधा दोनों बहनें गणेश जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं
और राधा बोलती है, श्री गणेश जी, अब तो आप ही हमारा सहारा है। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए प्रभु, हमारी मदद कीजिए। राधा और मीना गणेश जी की पूजा कर ही रहे होते हैं कि तभी उस गणेश जी की मूर्ति में से तेज रोशनी चमकती है और उस मूर्ति में से गणेश जी बाहर आते हैं और उनसे बोलते हैं, राधा, मीना, मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हारे सभी दुखों को हर लूंगा। मैं तुम्हें एक सोने का छोटा सा चूहा दे रहा हूं। ये चूहा कोई मामूली चूहा नहीं है, बल्कि एक जादुई सोने का चूहा है। तथास्तु। गणेश जी मीना और राधा को एक सोने का चूहा दे देते हैं और एक बार फिर तेज चमकती हुई रोशनी के साथ वे इस मूर्ति में समा जाते हैं। कुछ समय बाद वो चूहा तेज चमकता है और एक बड़ा सा आलीशान सोने का घर बन जाता है, जिसके पेट में से सीढ़ियां बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। ये देखकर राधा और मीना बहुत ही हैरान हो जाते हैं और हैरानी के साथ उस चूहे घर में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि चूहे घर में सभी चीजें सोने की हैं। बेड, टेबल, कुर्सियां, यहाँ तक कि खिड़की के पर्दे भी वहां पर सोने के थे। ये देखकर राधा बोलती है, दीदी, गणेश जी ने हमारी मदद कर ही दी। देखो दीदी, यहाँ पर कुछ सोने का ही है। हाँ राधा, तुम सही बोल रही हो, लेकिन हम खाना क्या खाएंगे? हमारे पास तो खाने को है ही नहीं। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उस घर में से एक चमक आती है और उस चमक के साथ एक आवाज आती है, राधा और मीना, मैं एक जादुई चूहा हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। इतना कहकर चूहा एक बार फिर शांत हो जाता है, जिसके बाद राधा और मीना चूहे घर के बाहर आती हैं और चूहे के सामने खड़े होकर खाने के लिए बोलती हैं, हे जादुई चूहे, हमें खाने के लिए खाना दे दो। मीना के इतना कहते ही चूहे के मुंह से अच्छे अच्छे पकवान निकलने लग जाते हैं और राधा और मीना उसे खाने को उठाकर अपने चूहे घर में ले जाते हैं और आराम से खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह एक बार फिर मीना और राधा घर से बाहर आते हैं और चूहे से एक बार फिर बोलते हैं, हे जादुई चूहा, हम लोगों को अच्छे अच्छे पकवान दे दो, जिसके बाद हम अपना पेट भर सके। राधा के इतना कहते ही वो जादुई सोने का चूहा अपने मुंह से खाना निकाल देता है, जिसके बाद राधा और मीना वो खाना लेकर अपने घर में चले जाते हैं और पेट भर के खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद उनके घर के बाहर एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आती है, कोई है? मुझे खाना खाए हुए काफी दिन हो गए, कोई मेरा पेट भर दो। उसकी आवाज सुनकर राधा और मीना जादुई सोने के चूहा घर से बाहर निकलते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर उनसे बोलते हैं, पापा जी, आप बहुत भूखे हैं, मैं आपको पेट भर के खाना खिलाऊंगी। राधा जादुई चूहे से बोलती है, हे जादुई चूहा, बाबा जी बहुत ही भूखे हैं, मुझे कुछ खाने और पैसों की जरूरत है, ताकि मैं इनका और इनके परिवार वालों का पेट अच्छे से भर सकूं। इसके इतना कहते ही जादुई चूहा अपने मुंह से पहले तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान निकालता है और उसके थोड़ी देर बाद चूहे के मुंह से एक बार फिर सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं और राधा वो सिक्के उठाकर बूढ़े व्यक्ति को दे देती है, जिसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति खाने और सोने को लेकर चला जाता है और अब राधा और मीना खुशी से उस जादुई सोने के चूहे घर में रहने लगते हैं और उसे जब भी पैसों या फिर खाने की जरूरत पड़ती है तो वो जादुई चूहे के पास जाते हैं और उससे मांग लेते हैं और जादुई सोने का चूहा भी उनकी मदद कर देता है। भिखारन बनी बहू। अरे अतुल, आज इतनी सुबह सवेरे तैयार हो गया? हाँ माँ, आज बहुत बड़े तबके के क्लाइंट के साथ में मेरी मीटिंग है, इसलिए समय से पहले ही पहुंचना पड़ेगा। जरा जाते हुए मुझे रास्ते में मंदिर छोड़ देगा क्या? हाँ माँ, चलिए। सुनंदा के बेटे अतुल का नाम शहर के जाने माने बड़े बिजनेसमैन की श्रेणी में शुमार था। उनके घराने में किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी घटी ना थी। अतुल अपनी माँ सुनंदा को मंदिर की सीढ़ी पर ड्रॉप करके चला जाता है। बाय माँ। बाय बाय सन, जल्दी से माता रानी के दर्शन कर लेती हूँ, वरना भक्तों की भीड़ बढ़ जाएगी। सुनंदा मंदिर में पूजा अर्चना करके जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि एक भिखारन जिसकी दशा बड़ी बुरी थी, उसकी सूरत भी भूख के मारे कुम्हला चुकी थी, सुनंदा के पांव पकड़कर कहती है, मेम साहब
कुछ खाने को दे दो। पिछले 3 दिनों से मेरे पेट में खाने का एक दाना भी नहीं पड़ा। भूख से मेरी अंदरूनी अंतड़ियां सूखने को हो रही हैं। इस भिखारन की भूख मिटाने को कुछ दे दो। सुनंदा गुस्से से भौएं चढ़ाकर भिखारन को झकझोरते हुए बिगड़े बुरे स्वर में फटकारती है। बेड़ा गर्ग हो तेरा भिखारन, रईस लोग दिखते नहीं कि पैसे ऐंचने के लिए पांव में पड़ जाते हो। चल भाग यहाँ से। सुनंदा के शब्द सुनकर उस भूखी भिखारन की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। सुनंदा टैक्सी में सवार होकर अपने घर लौट आती है। अगली सुबह संयोगवश सुनंदा का बेटा अतुल मंदिर के पास से गुजरते हुए गाड़ी रोककर कहता है, माता रानी की दया से कल की मीटिंग सक्सेसफुल रही। माथा टेकाता हूँ। अतुल जैसे ही कार से निकलते हुए अपने कदम मंदिर की पहली सीढ़ी पर धरता है, भिखारन उसके पास आकर कहती है, साहब मुझ बेबस भिखारन पर तरस खाओ, कुछ खाने को दे दो। भगवान तुम्हें मुझ भिखारन का पेट भरने का प्रतिफल जरूर देगा। ये कहते हुए भिखारन अतुल की बाहों में बेहोश हो जाती है। अतुल उसके मुंह पर पानी की छींटे मारता है कि भिखारन के भेष में उसका चेहरा पीला सोने की भांति चमकने दमकने लगता है। कितनी सौम्य और सुंदर है ये। जाने भाग्य ने इसे भिखारन की उपाधि कैसे दे दी। सुनो, क्या तुम ठीक हो? हाँ साहब। अतुल अपनी जेब टटोलते हुए पर्स से कुछ पैसे निकालकर भिखारन को दे देता है। ये लो, इससे कुछ खरीद कर खा लेना। शुक्रिया साहब। अतुल सारे रास्ते भिखारन के बारे में ही सोच रहा था। उसके मन में उस भिखारन की छवि गहरा आकार ले चुकी थी, जिस कारणवश अगली सुबह वह फिर मंदिर में माथा टेकने के बहाने आकर उस भिखारन को अक्सर पैसे देता। फिर एक रोज भिखारन उससे पूछती है, साहब पिछले 15 रोज से आप मुझे ही खा लेने का पेट भरने के लिए पैसे दे जाते हैं। मैं इसे क्या समझूं? आपकी नेक दिली या फिर आपका मुझ भिखारन के प्रति दया भाव? चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारे सारे सवालातों के जवाब मिल जाएंगे। अतुल उसे अपनी कार में सवार करके घूमता है। कई घंटे बीत जाते हैं। एक बात कही, सवेरे से कैसे सांझ ढल गई पता ही नहीं चला। मैं यही सुनना चाहता था, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ सफर करके समय का एहसास नहीं होता। अतुल सुनसान सड़क पर कार रोककर हाथ बढ़ाकर पिया को बाहर बुलाकर हिचकते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम पिया है, मगर मेरी पहचान सिर्फ एक भिखारन की है। बचकाने में ही माता पिता को खो दिया, फिर पेट की आग बुझाने के पड़ाव ने भिखारन बना दिया। पिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुमसे शादी करके जिंदगी भर के लिए तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। ये सुनकर भिखारन की आंखें डबडबा जाती हैं, जिसके बाद दोनों साधारण तौर से एक मंदिर में शादी करके दंपत्ति बनते हैं और अतुल पिया के साथ घर पहुंचता है, जहां दरवाजा खोलते ही सुनंदा के होशो हवास उड़ जाते हैं। ये तो वही भूखी भिखारन है जो मंदिर के बाहर मुझसे टकराई थी। माँ, अब से पिया भिखारन नहीं बल्कि आपकी बहू है। बौरा गया है क्या अतुल बेटा? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? मैं इस भिखारन को सातों काल में अपनी बहू नहीं स्वीकारूंगी। माँ, अग्नि को साक्षी मानकर मैंने पिया को अपनी पत्नी स्वीकारा है। यही आपकी बहू है और भावी भविष्य में भी यही आपकी बहू रहेगी। ये सुनकर सुनंदा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वह तिल मिलाकर पांव पटकते हुए कमरे में चली जाती है। मुझ बैरन के कारण आप माँ बेटे के बीच बात बिगड़ गई है। पिया, तुम खुद को दोषी करार मत दो। माँ भी गुस्से में है, शांत होने के बाद तुम्हें स्वीकार कर लेंगी। अतुल पिया को कमरे में ले जाता है। अगली सुबह अतुल देर सवेर दफ्तर चला जाता है। सांझ को लौटता है। पिया, माँ तुम्हारे पास आई थी? जी नहीं, उन्होंने खुद को कल रात से ही कमरे में बंद किया हुआ है। ये लो, तुम्हारी खातिर कुछ सामान लाया हूँ। मैं माँ से मिलकर आता हूँ। अतुल के दरवाजा खटखटाते ही सुनंदा कहती है, दरवाजा खुला है अतुल। माँ, मेरी आंखों में देखिए, आपके बेटे की खुशी पिया के साथ है। उसे अपनी बहू मान लीजिए माँ। याद है, पिताजी अक्सर कहते थे कि किसी अनाथ यतीम का हाथ थामने वाला एक सर्वोत्तम शख्स कहलाता है। पिताजी के लिए ही पिया को बहू मान लीजिए माँ। अतुल, तू जानता है ना, तेरी आंखों में आंसू मुझे गवारा नहीं। ठीक है, मान लिया मैंने पिया को बहू। तेरी खुशी में मेरी खुशी है। अतुल को इस बात की जरा सी भी खबर नहीं थी कि उसकी माँ सुनंदा झूठा स्वैंग रच रही है। अगले दिन, माँ मैं दफ्तर जा रहा हूँ। कुछ देर बाद, अरे ओ मेरी भिखारिन बहू, चल जल्दी से मेरा और मेरी बेटी न्यासा का खाना परोस। अरे अब घूरती रहेगी या खाना देगी? जी परोसती हूँ। देख ले न्यासा बेटी, इस भिखारन ने कितना लंबा हाथ मारा। कहाँ तो कल तक मंदिर की सीढ़ियों में भिखारन का मैला कुचला भेष धरे रहती थी,
और आज मेरे बेटे के बदौलत इसकी जात ही बदल गई है। कुछ देर बाद, अरे ओ मेरी भिखारन बहू, ये क्या बेवकूफी कर रही है। माँ जी, अपने लिए खाना परोस रही हूँ। मेरी भिखारन भाभी, ऑलरेडी पहले हमारा ये बच्चा कुचा खाना खाओ। न्यासा, ये तो जूठन है। वाह वाह, भिखारन से बहू बने 2 दिन भी नहीं हुए और नखरे करने लगे। अरे याद कर, जब भिखारन थी तो तुझे ये जूठन भी नसीब ना होता था। सच कह रही है सासू माँ, भला मुझ भिखारन की क्या औकात। पिया बिना बात आगे बढ़ाए अपनी सास और ननद का जूठन बटोर कर एक ही थाली में करके जैसे टेबल पर बैठने वाली होती है कि न्यासा एक एक कुर्सी पीछे सरकाती है। अब क्या हुआ न्यासा? अरे ओ मेरी भिखारन बहू, तेरी औकात इतने महंगे टेबल पर बैठकर खाने की नहीं है। ये थाली उठा और जमीन पर बैठकर खा। सास और ननद का बुरा बर्ताव देख पिया बिलखती हुई खाना खाती है। समय गुजर जाता है। दोनों माँ बेटी किसी न किसी बहाने पिया को उसकी बीती भिखारन की जिंदगी याद दिलाते। मगर एक रात सुनंदा तेज बुखार से तप रही होती है। तभी करहाने की आवाज सुनकर पिया उसके पास आती है। माँ जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हो? अरे ओ मेरी भिखारन बहू, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। न्यासा, उठना बेटी। माँ, अभी आप बीमार हैं, आपके बगल में सोकर मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं कहीं और सोने जा रही हूँ। ये कहकर न्यासा हॉल में चली जाती है। बिना कुछ पूछे पिया सुगंधा के शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां करनी शुरू कर देती है। सारी रात कभी उसके पैर दबाती तो कभी सर। देखते ही देखते आधी रात का सफर सुबह में बदल जाता है। माँ जी, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? अपनी ही नजर में गया गिरा महसूस हो रहा है बहू। जिस बेटी को सैकड़ों पीड़ा का पड़ाव पार करके पैदा किया, पाला पोसा, कल उसने मुझे रोग के थाक में छोड़ दिया, और जिसे मैंने कूड़ा कीच कहा, उस बहू ने मुझे रोगों से उबारा। आज मैं बेहद भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि एक बड़े दिल वाली भिखारन मेरी बहू है। एक और बेटी का बुरा बर्ताव और बुरे दौर में बहू का दुख में साझा साथ सुनंदा में बड़ा बदलाव ला चुका था, जिसके बाद सुनंदा ने अपनी भिखारिन बहू को सदा के लिए स्वीकार कर लिया था। कंजूस बेटे का गरीब माँ बाप पर अत्याचार। जगलाल और वसुधा का इकलौता बेटा था रवि, जिसे उस दंपत्ति ने बड़े ही नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था। क्या बात है भाग्यवान, हाँ, आज तुम्हारा चेहरा इतना चहक क्यों रहा है? पूरे 5 बरस बाद आज मेरा बेटा विदेश से लौट कर जो आ रहा है। उसी पल एक लंबी चौड़ी गाड़ी उनके घर की चौखट पर आकर रुकती है। लगता है रवि आ गया। दीनू भैया, जल्दी से आरती की थाल लेकर बाहर आइए। जी भाजाई, अब ही लावत है। एक लंबे अरसे बाद रवि को देखकर वसुधा की आंखों से खुशी के झरने फूट पड़ते हैं और जगलाल कहता है, अरे रे भगवान, तब से एक टक निहारे जा रही हो, बस भी करो। मुद्दतों बाद देख रही हूँ अपने लाल की सूरत। इसकी छवि मेरी आंखों में समा रही है। उम्र भर भी निहारती रही तो भी मेरी आंखें नहीं दुखेंगी। आपकी आंखें भले ना दुखें, मेरे पाँव तो दुख रहे हैं। अगर ये फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो अंदर चलें। रवि की रूखी बोली जगलाल के मन में कई बड़े सवाल खड़े कर देती है। कौन सी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं? याद है ना, कल हमारे रवि का 25वां जन्मदिन है। हमने तय किया था कि उपहार में हम रवि को ये सारा घर-बार, जमीन जायदाद सौंप देंगे। रवि का बदला आचरण देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये वो रवि रहा ही नहीं जिसको हमने 5 बरस पहले यहाँ से विदेश पढ़ने को भेजा था। दरवाजे पर खड़ा रवि उनकी बातें सुनकर खुद से कहता है, कहीं माँ बाबूजी के सामने मेरा भांडा तो नहीं फूट गया कि मैं विदेश पढ़ने नहीं बल्कि मौज मस्ती करने गया था। अगली शाम जन्मदिन के अवसर पर सभी लोग उनकी खुशियों में शरीक होने आते हैं, जहाँ रवि के माँ पापा कहते हैं, रवि, ये ले तेरे माँ बाबूजी की ओर से जन्मदिन का तोहफा। बेटा, आज से हमारी सारी जमीन जायदाद, रुपया पैसा, फंड, सब कुछ हमने तेरे नाम कर दिया। वसुधा और जगलाल को रवि के हाथों सब कुछ सौंप अभी एक रात ही गुजरी थी, जिसके साथ रवि के तेवर एकदम बदल जाते हैं। अगले दिन, अरे भौजाई, भाजी तरकारी नहीं है, पैसे दे देते तो जाकर बाजार से मोल ले आते। दीनू भैया, आज से इस घर का नया मालिक हमारा बेटा रवि है। उसी पल रवि अमीरी का रुतबा झाड़ते हुए सोफे पर पैर पसारे बैठ जाता है। अरे रवि बेटा, भाजी तरकारी का दाम दे दो।
पहली दफा में रवि दीनों की बात को नजरअंदाज कर देता है, मगर दूसरी दफा बात को दोहराता देख रवि गुस्से से उसे झड़पते हुए कहता है, 2 कौड़ी के नौकर पिछले 5 मिनट से मेरे सिर पर चढ़े बैठा है। मैंने क्या तुम सभी का बीड़ा उठा रखा है जो नोट खर्च करूं? हाँ? बेटे का कट्टर रुझान देखकर जगलाल और वसुधा की आस टूटकर चूर होती दिखाई पड़ रही थी। रवि बेटा, ये क्या लहजा है बड़ों से बात करने का? उन्होंने सिर्फ पैसे ही तो मांगे थे। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो मैं बेफजूल खर्च करूं? क्यों रवि, ये पैसे तुझे पेट से बढ़कर हैं? अरे तेरे जीवन में हमारा कोई मोल नहीं। दुनिया में सिर्फ 3 चीजों का मोल है, पैसा, पावर, पोजीशन। तुम गरीब अब मेरे किसी काम के नहीं। कंजूस बेटा अपने गरीब माँ बाप के आगे अमीरी का रौब झाड़कर घूमने चल देता है, जिसे देख वसुधा स्तब्ध रह जाती है। बिना अपने बारे में सोचे जिस बेटे पर सब कुछ न्योछावर कर दिया, आज उसकी बोली से इतने बेबस बेसहाय महसूस हो रहा है। ये कलयुग का दौर है वसुधा, ये कोई श्रवण कुमार नहीं जो गरीब बूढ़े माँ बाप का भार उठाना चाहता है। जहाँ एक और रवि माँ बाप के पैसे को मौज मस्ती में उड़ा रहा था, वहीं दूसरी तरफ गरीब माँ बाप रोटी को तरस रहे थे। कुछ घंटों बाद अजी आधी रात हो गई है, मगर अभी तक रवि घर नहीं लौटा है। वसुधा, अभी भी तुम्हें भूख से ज्यादा उस कंजूस बेटे की पड़ी है जो हमारे ही दिए पैसे में से एक वक्त की सब्जी का दाम नहीं दे सका। पूत कपूत भले हो जाए, मगर माता कुमाता नहीं होती। अचानक नशे में धुत रवि घर लौट कर आता है। रवि, तूने शराब पी है? ये सुनकर कंजूस बेटा कसाई का रूप धरकर वसुधा को दूर झटकते हुए उस पे चीख पड़ता है, तेरी ये औकात घर के मालिक से सवाल पूछती है? वसुधा के सर से खून का बहाव देख जगलाल घबराते हुए कहता है, अरे किसने कहा था तुम्हें उस पियक्कड़ के मुंह लगने को? रुपए और रुतबे में रिश्ते नाते भूल बैठा है वो। अगली सुबह, बेटा जल्दी से मुझे 1000 रुपए दे दे। कल रात नशे में तेरे हाथों तेरी माँ के सिर पर गहरी चोट आई है। अगर सही तौर से इलाज नहीं हुआ तो चोट गहरी जख्म बन जाएगी बेटा। बढ़ा दिया खर्चा? अरे किसने कहा था तुम्हारी धर्मपत्नी को मुझे भाषण देने को? हाँ, मेरे पल्ले एक फूटी कौड़ी नहीं। आजकल गरीबों के लिए सैकड़ों खैराती अस्पताल हैं, वहां जाकर इलाज करवाओ। गुजरते वक्त के साथ रवि की कंजूसियां और ज्यादा बढ़ रही थी। एक दिन, ऐ सुनो बड़ऊ, मैं कोई टाटा बिरला नहीं। हाँ, मेरे पास इतने पैसे बचे हैं कि मैं इस घर में नौकर रखकर पगार दूं। आज से इस घर का कामकाज मेरे पूजनीय माँ बाप निपटाएंगे। रवि अपनी कंजूसी के चलते दीनों को घर से निकाल बाहर कर देता है। मेरे पूजनीय पिताजी, जल्दी से यहाँ आओ। क्या बात है बेटा, तूने मुझे पुकारा? जरा जल्दी से मेरे जूते पॉलिश कर दो। गरीब बाप चुप्पी साध कर जमीन पर बैठकर बेटे के जूते पॉलिश करने लगता है। तभी वहाँ वसुधा आकर कहती है, अरे ये क्या, जिस पिता के पाँव छूने चाहिए तुझे, उनसे तू जूते पॉलिश करा रहा है? मैंने तुम्हें मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए घर में नहीं रखा है। मोची के यहाँ जूता पॉलिश की कीमत 50 रुपए हो गई है। फोकट के पैसे बहने से क्या फायदा जब घर में ही मोची और मजदूर दोनों मुफ्त में मिल जाए। हाँ, ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, रवि के 2 दोस्त घर आकर कहते हैं, अरे रवि, ये फटेहाल गरीब कौन है? अरे कुछ ऐसा समझ ले, ये दोनों यहाँ बंधुआ मजदूरी करते हैं। चल यार, नौकर हैं दोनों। बेटे के मुंह से ये सुनकर उस बाप का सर जैसे जमीन में गड़ने को हो रहा था। रवि अपने दोस्तों के साथ पार्टी में मशरूफ था, वहीं गरीब माँ बाप एक कोने में पड़े सिसक रहे थे। कितनी आस लगाई थी हमने इस पर, मगर आज हम माँ बाप बेटे पर बोझ बन गए हैं। अब शायद हमारा दाना पानी इस घर से उठ चुका है। जैसे ही दोनों घर से जाने लगते हैं, अचानक रवि जमीन पर गिरता है, जिसे देख उसके दोस्त अपना पल्ला छुड़ाकर भाग जाते हैं। वसुधा रोते हुए कहती है, रवि, हे भगवान, मेरे लाल को क्या हो गया? रवि, उठ जा बेटा। दोनों फौरन उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां जांच पड़ताल करके डॉक्टर कहता है, अत्यधिक शराब के सेवन की वजह से आपके बेटे की दोनों किडनी जवाब दे चुकी हैं। फौरन ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के बाद ओबी नेगेटिव ब्लड भी चाहिए। मेरा खून ओबी नेगेटिव है। मेरे खून का एक एक कतरा ले लीजिए, मगर मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। थोड़ी ही देर में ऑपरेशन शुरू होता है और तकरीबन 24 घंटों बाद रवि होश में आता है। डॉक्टर, मुझे क्या हुआ था? शराब आपकी किडनी की खातिर तेजाब बन चुकी थी भाई साहब, समझे?
जब आप यहाँ आए थे तो आपकी कहानी लगभग खत्म हो चुकी थी, मगर आपके पिता ने अपनी किडनी और आपकी माँ ने अपना खून देकर आपकी जान को बचाया है। आप बहुत धनी हैं जो आपके पास ऐसे माता पिता हैं। यह सुन रवि आंसू बहाते हुए बिस्तर से उठकर अपने पिता के पास और माता के पास जाता है और वहां आकर कहता है, माँ, बाबूजी, मेरे अपराधों की कोई माफी नहीं। मैंने दोनों पर कहर ढाने में कोई असर नहीं छोड़ी, मगर आप दोनों के दिए इस नए जीवन से मैं किसी भूल को नहीं दोहराऊंगा। इस तरह रवि का पैसे का घमंड माँ बाप के त्याग और प्यार के आगे फीका पड़ जाता है, जिसके बाद वो अपनी भूल को सुधार कर बेटे होने का फर्ज बखूबी अदा करता है।